हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम करते हैं अपना पोलराइजेशन टॉपिक। पोलराइजेशन के कुछ टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ब्रूस्टर्स लॉ और जो पोलराइजेशन है इस प्रोसेस की कुछ एप्लीकेशंस। क्लियर? तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या फिर ब्रूस्टर्स लॉ। अगर ब्रूस्टर लॉ आता है या पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, हमें सेम टॉपिक को करना होगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में हम क्या समझेंगे। देखिए, जब अनपोलराइज्ड लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर डाला जाता है तो क्या होगा, ये लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन लाइट का कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। देखिए, जैसे जब कोई भी लाइट आती है एक सरफेस पर, हमें सबको पता है कि ये रिफ्रैक्ट होती है अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, लेकिन इसका कुछ हिस्सा वापस भी चला जाता है। क्लियर? तो ये तो ठीक है, चलो मान ली बात, कुछ हिस्सा अंदर चला गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला गया। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, ये लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। क्या होगी ये लाइट? पार्शियली पोलराइज्ड, यानी ये थोड़ी बहुत इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। क्लियर? और कितना पोलराइजेशन हुआ है, वो पोलराइजेशन कम हुआ है या ज्यादा, वो डिपेंड करता है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। क्लियर? एक इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करती है इसकी पोलराइजेशन की क्वांटिटी, मतलब ये कितना पोलराइजेशन हुआ, कम या ज्यादा। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिसके ऊपर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे पोलराइजेशन एंगल। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो देखिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको आईपी से डिनोट करते हैं हम। आईपी यानी इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो देखिए जरा अब यहां पर इसकी डेफिनेशन, When unpolarized light is incident on a transparent medium, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट, देखिए अनपोलराइज्ड लाइट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, बीच में डॉट और यहां पर ऐसे एरो। अब ये डॉट का मतलब क्या है, जो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एरो का मतलब वाइब्रेशन कुछ इस तरह से है। क्लियर? तो अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट की इसका एक हिस्सा तो आर पार चला गया, रिफ्रैक्ट हो गया, लेकिन एक पार्ट इसका जो है रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, मतलब जो कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं हुआ अभी। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसकी पोलराइजेशन कम हुई या ज्यादा हुई वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये जो लाइट है पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगी। कंप्लीटली पोलराइज्ड हैविंग द वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है इसकी वाइब्रेशंस जो है इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। देखिए, ये तो हमारा इंसिडेंट प्लेन था और जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि तभी हमने इस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, डॉट से शो करते हैं। यहां पर भी देखिए डॉट से हमने शो किया। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? तो जो लाइट है इसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है। तो अब देखिए इस एंगल को हमने नाम दिया आईपी, यानी कि पोलराइजिंग एंगल, और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको हम नाम दे देते हैं आरपी, और ये हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप ये डेफिनेशन ये नोट कर लीजिए। क्लियर? वो आपने नोट कर लीजिए।
अब उसके बाद आपने ये नोट करना है, देखिए यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, ये हम पहले बता चुके हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर unpolarized light falling on the transparent surface, the unpolarized light falling on the transparent surface become completely polarized। ये अनपोलराइज्ड लाइट जो कि सरफेस के ऊपर आ रही है वो पूरी तरह से पोलराइज हो जाए आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग एंगल। और उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं IP के साथ, पोलराइजिंग एंगल। ये इसका दूसरा नेम एक और है, दैट इज ब्रूस्टर एंगल। क्या नेम है? ब्रूस्टर्स एंगल। इसको IB से भी डिनोट किया जा सकता है या IP से, वो आपकी चॉइस है। यहां हमने रिप्रेजेंट किया है IP के साथ, तो इसका नाम क्या है? पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर्स एंगल। क्लियर? तो इसको वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को भी नोट कर लीजिए। यहां पर डेफिनेशन है ब्रूस्टर एंगल की या पोलराइजिंग एंगल की। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिए आप यहां पर कि जो पोलराइजिंग एंगल होता है, इस पोलराइजिंग एंगल पर एक मेन प्रॉपर्टी है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। पोलराइजिंग एंगल पर क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखिए आप, ये जो नॉर्मल है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना? 180 डिग्री। और ये एंगल कितना हमारा? 90। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था IP, और ये मेरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी कितना हो जाएगा? IP, क्योंकि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। तो ये एंगल मेरा IP, ये एंगल था मेरा RP, और ये है 90। तो तीनों को आप ऐड कीजिए, IP प्लस 90 प्लस RP, तीनों का सम पर एक लाइन के एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। तो इसको हम पुट करेंगे 180 के। तो यहां से आप वैल्यू निकालिए, IP प्लस RP दैट इज इक्वल्स टू, ये 90 इस तरफ माइनस में होकर के 90 डिग्री आंसर आया। क्लियर? तो यहां से आपको RP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो RP की वैल्यू आई बेटा हमारे पास, दैट इज 90 माइनस IP। तो इस वैल्यू को आपने नोट कर लेना है। क्लियर है? ये है हमारा ये एंगल RP। अब मान लीजिए कि जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है म्यू। कितना है? म्यू। लिख लेना आपने कि यहां पर ये म्यू क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? तो चलिए इस म्यू की वैल्यू निकालिए आप स्नेल्स लॉ की हेल्प से। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। क्लियर? तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर I हेयर, हमारा जो I है वो तो है पोलराइजिंग एंगल, और जो एंगल R है दैट इज RP। क्लियर? तो म्यू इज इक्वल्स टू this sin IP डिवाइड बाय sin RP। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए sin IP और ये है sin RP। तो चलिए अब आगे फर्दर सोल्व करते हैं, दैट इज sin IP डिवाइडेड बाय sin। अब देखिए RP की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड आउट की थी 90 माइनस IP, तो इसको हम यहां पर पुट करेंगे, दैट इज 90 माइनस IP। क्लियर? तो चलिए अब इसको हम रब, देखिए यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। तो अब हम चलिए इसको ऊपर वाले पोर्शन को रब कर देते हैं। तो अब देखिए यहां से हमारा म्यू कितना आया? दैट इज साइन IP डिवाइडेड बाय, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है?
कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस IP क्या होगा? दैट इज कोस IP। अब बेटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या होता है? दैट इज टेन थीटा। मींस म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो बेटा इसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूस्टर्स लॉ। ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, इस रिलेशन को बोला जाता है ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर लॉ की डेफिनेशन देखिए, आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पोलराइजिंग एंगल कौन सा है? इंसिडेंट एंगल है। द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। यही है आपका ब्रूस्टर्स लॉ। इसको आप लिख लेना। क्लियर? क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर्स लॉ द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the refractive index of the medium with respect to air. This is the Brewster's law. तो बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या फिर ब्रूस्टर्स लॉ। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब देखिए पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, यहां पर आपको स्कैटरिंग के बारे में ऑलरेडी पता होगा। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो व्हाट इज स्कैटरिंग। अब ये स्कैटरिंग देखिए क्या होती है? जब लाइट एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है जिसके पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेटिवली होता है। मतलब कि जो पार्टिकल का साइज है और जो लाइट की वेवलेंथ है दोनों एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हो, ऑलमोस्ट मतलब एक सेम रेंज में हो। क्लियर? जिस ऑर्डर की वेवलेंथ है उसी ऑर्डर का पार्टिकल का साइज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पार्टिकल क्या करते हैं? लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को दोबारा से एमिट कर देंगे बाहर। उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट? व्हेन द लाइट एनर्जी फॉल ऑन सम particles such that size of the particle is of the order of wavelength of light, then these particles absorb the light energy and re-emit it in all the direction. उसको एब्जॉर्ब करके सभी डायरेक्शन में दोबारा से फैला देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। और जो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है लाइट की उसकी स्कैटरिंग उतनी कम, और जितनी कम वेवलेंथ होती है स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा। सबसे कम स्कैटरिंग है रेड कलर की क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग है वायलेट कलर की क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो चलिए ये तो हुई इंट्रोडक्शन हमारी स्कैटरिंग की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब देखिए पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कैसे है। अब आप मान लीजिए 3 एक्सिस हम लेके चलते हैं यहां पर, x, y और z। इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस है और ये है अपना z एक्सिस। मान लीजिए लाइट इस एक्सिस के अलोंग आ रही है। क्लियर? और ये जो लाइट है दिस इज टोटली अनपोलराइज्ड लाइट। यहां पर आप पूरा लिख लेना, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द y डायरेक्शन। तो क्या होगा? जैसे ही लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट के बाद अब इसके अंदर जो है वाइब्रेशन बेटा हर डायरेक्शन में है। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इट इज वाइब्रेटिंग इन द एवरी डायरेक्शन। तो जैसे ही ये लाइट कुछ पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करती है, और वो पार्टिकल कैसे हैं? जिनका साइज कंपेरेबल है टू द साइज ऑफ टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसको हमने नाम दे दिया स्कैटरर। मतलब कि वो पार्टिकल जिनसे लाइट स्कैटर हो रही है।
तो जब ये लाइट स्केटर्ड होगी और इस लाइट को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे, देखिए y डायरेक्शन से आ रही थी, हम x या z डायरेक्शन से देखें अगर इसको, तो ये लाइट हमें कंप्लीटली पोलराइज्ड नजर आएगी। तो ये लाइट कैसी होगी? पोलराइज्ड लाइट होगी। क्लियर? कुछ इस तरीके से। इसकी वाइब्रेशन तो हर डायरेक्शन में थी, लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी वाइब्रेशन। ये बताइए क्लियर है कि नहीं है? यही है बेटा हमारा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। जब लाइट ऐसे पार्टिकल से स्ट्राइक करती है जिनका साइज कंपेरेबल है टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो आफ्टर स्कैटरिंग व्हेन द लाइट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये दोनों हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जब लाइट को ऑब्जर्व किया जाएगा, then light is found completely polarized। तो हमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो लाइट है ये पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी। और एक बात और नोट कीजिए, यहां पर जो x डायरेक्शन में जो लाइट हमने पोलराइज की, ऑब्जर्व की, इसकी वाइब्रेशन y एक्सिस के z एक्सिस के पैरेलल है। x डायरेक्शन में जो लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, इसकी वाइब्रेशन z एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो z एक्सिस से हमने लाइट ऑब्जर्व की, इसकी वाइब्रेशन x एक्सिस के तो पैरेलल है लेकिन z के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो यही है हमारा बेटा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो चलिए अब हम देखते, ये तो आपने डायग्राम बनाना है। क्लियर? यहां से हम इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे, या फिर यहां से भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको हमने एग्जाम में लिखना कैसे है, अपने टॉपिक को पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो देखिए इसको आपने नोट कैसे करना है। When the white light is passed through a medium, जब white light को एक मीडियम में से गुजारा जाता है, whose particle size is of the order of the wavelength, जिसके पार्टिकल्स का साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, then the light get scattered, तब लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, सभी डायरेक्शंस में फैल जाएगी। When this light, ये जो लाइट है अब, it is observed या seen from the perpendicular direction of incidence, ये इंसिडेंस की डायरेक्शन थी। क्लियर? तो जब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस लाइट को ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि x और ये z डायरेक्शन के अलोंग इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, देन इट इज फाउंड दैट दिस लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड। ये लाइट कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो बेटा पहले वीडियो को पॉज करो और इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को आपने नोट कर लेना है। तो इसको नोट कीजिए सबसे पहले। अब देखिए आप इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन आपने इसके बारे में और लिखनी है। जो भी यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है ना, इस सारे प्रोसेस को भी आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल समझा देता हूं एक बार दोबारा से, आपने केवल इसको अपने तरीके से ही लिखना है। देखिए कैसे, सपोज अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट इन अ मीडियम along the y direction as shown in the figure. This white light is unpolarized light which has the vibration in all the directions. Clear? When this light gets scattered, by the particles of the medium, then we observe this light from the x direction and the z direction. Then it is found that the light observed from the x direction is completely polarized. ये लाइट जो है पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गई है। फिर हम इसकी वाइब्रेशन के बारे में भी बताएंगे।
the vibration of the light observed from the x direction is perpendicular to the x direction। वो x direction के क्या है, perpendicular है x axis के, और z axis के parallel है। अब ऐसा क्यों, x axis के parallel क्यों नहीं आई, perpendicular क्यों आई? अगर ये पूछा जाए, it is due to the transverse nature of the light। लाइट के कौन से नेचर की वजह से है, ट्रांसवर्स नेचर की वजह से। फिर when the light is observed from the z direction, it is also plane polarized light, but the vibration of this light is perpendicular to the z axis and parallel to the x axis। ये भी क्यों, it is also due to the transverse nature of the light। क्लियर? तो बेटा ये था हमारा पोलराइजेशन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट। क्लियर? इस टॉपिक में यहाँ पोलराइजेशन के पूरे टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे आप कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये तो पोलराइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझते हैं पोलराइजेशन का यूज कहाँ है। देखिए, जो पोलरॉइड होता है हमारा, हम उस पोलरॉइड को कहाँ यूज कर सकते हैं वो अब हम समझेंगे। तो चलिए बेटा, अब हम समझते हैं यूज ऑफ द पोलरॉइड्स। यूज ऑफ पोलरॉइड्स या फिर यूज ऑफ द पोलराइजर भी आप बोल सकते हैं। इसके क्या यूज है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे यूज आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे इसके, लेकिन हम यहाँ पर 2 से 3 यूज इसके आपको समझा देते हैं क्या है। देखिए, मेन इसका यूज एक ही है, लाइट की इंटेंसिटी को कम करना। क्लियर? तो अब समझते हैं इसके 2 से 3 यूज। सबसे पहले है सन ग्लासेस में। जो हमारे सन ग्लासेस हैं उनके अंदर पोलराइजर्स लगे होते हैं, या बोल सकते हैं पोलरॉइड्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी शाइनिंग सरफेस से लाइट टकरा करके हमारी आंखों में पड़ती है तो उसकी चमक बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए सन ग्लासेस के अंदर पोलरॉइड्स का यूज किया जाता है। क्लियर? ये आप अपने तरीके से नोट कर लेना, इसको लिख सकते हो कि सन ग्लासेस में पोलरॉइड्स का क्या यूज है। जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस से आती है तो उसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। द पोलरॉइड्स used in the sunglasses reduce the brightness, reduce the intensity of the light। वो लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है? तो इसी यही यूज है सनग्लासेस में पोलराइजर का या पोलरॉइड्स का। क्लियर? तो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है बेटा एरोप्लेन। अब देखिए, जब एरोप्लेन्स काफी हाइट पर उड़ रहे होते हैं तो पायलट को सामने से जो भी लाइट आ रही है, अंदर एंटर कर रही है, उस लाइट को ऑब्जर्व, वो लाइट्स की शाइनिंग उनके आंखों में ज्यादा ना पड़े, इसीलिए वहां पर भी किसका यूज किया जाएगा, पोलरॉइड्स का यूज किया जाएगा। इट आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द प्लेन। प्लेन के अंदर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए ही एरोप्लेन्स के अंदर किसका यूज किया जाएगा, दैट इज पोलरॉइड्स। क्लियर? और इसका थर्ड यूज देखिए बेटा, विंड स्क्रीन के अंदर। विंड स्क्रीन, अब ये विंड स्क्रीन क्या है, एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। जो हमारी गाड़ियां होती हैं, कार होती है जैसे, उनकी विंड स्क्रीन, सामने वाली जो स्क्रीन होती है ना वो, और गाड़ियों की हेडलाइट, इनमें पोलरॉइड्स का यूज किया जाता है। अब ये समझिए ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, जो विंड स्क्रीन और हेडलाइट, जब कई बार रात के टाइम हम गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, उसकी जो गाड़ी की लाइट है वो हमारी आंखों के अंदर पड़ती है, जिससे हमें आगे क्लियरली नहीं दिखता और उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। क्लियर? उसी को कम करने के लिए, एक्सीडेंट के चांसेस को कम करने के लिए, ताकि हमें देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम यूज करते हैं बेटा पोलरॉइड्स का। अब देखिए वो पोलरॉइड्स का यूज कैसे। एक तो जो हेडलाइट होगी, उस हेडलाइट के आगे ही पोलराइजर लगा दिया जाएगा और वो होगा 45 डिग्री पर।
पोलराइजर का एंगल कितना होगा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर। अब ऐसे ही विंड स्क्रीन भी है, विंड स्क्रीन के अंदर भी जो पोलराइजर है उसको फिट कर दिया जाएगा एट द 45 डिग्री। क्लियर। तो देखिए इस तरफ से जो है मान लीजिए यहां से हमारी विंड स्क्रीन है, हम गाड़ी में जा रहे हैं, यहां हमारी स्क्रीन है जो सामने शीशा है, और ये इधर से गाड़ी आ रही है, ये उसकी हेडलाइट है। यहां पर भी 45 डिग्री, यहां पर ये 45 डिग्री इस तरफ है और ये 45 डिग्री इस तरफ है। क्लियर। तो टोटल एंगल कितना हो गया भाई 45 प्लस 45 दैट इज 90 डिग्री। क्लियर। तो दो हेडलाइट में भी और विंड स्क्रीन में भी पोलराइजर को 40 डिग्री के एंगल पर एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि टोटल एंगल जो है इनके बीच का वो क्या हो जाए। देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसकी हेडलाइट, और जो हमारी गाड़ी है उसकी विंड स्क्रीन, दोनों के बीच एंगल टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर इसके अंदर है, 45 डिग्री में इसके अंदर। तो 90 डिग्री पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मिनिमम हो जाएगी और हमें देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। क्या होता है, हमें देखने में कई बार प्रॉब्लम होती है। वो क्यों? क्योंकि जो हम कई बार हमारी गाड़ियों की विंड स्क्रीन में पोलराइड्स लगा होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज जो गाड़ियों में है पोलराइड्स अगर अच्छी क्वालिटी का लगा हो तो हमें रात के टाइम भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो चलिए ये हो गया हमारा यूज ऑफ द पोलराइड्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।